इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है, जहां एक तरफ जदयू राजद अपने अस्तित्व को बचाने में भिड़ी हुई है, वहीं भाजपा में भी बदलाव की बयार चल पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट कुमार अभिषेक। जब एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है तो यह कहा जाने लगता है कि जो नेता जीत कर आए हैं वो जनता की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, और यही वजह है कि जनता के बीच वो जब जाते हैं तो उन्हें वोट नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है जमीनी स्तर पर कार्य का ना होना। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ यही एक बात मायने नहीं रखती। बिहार में चुनाव में जातिवाद काफी हावी रहता है, और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि हावी तो और भी होगा जब बिहार में जातीय जनगणना हो गई हो और यह पता चल गया हो कि किस जाति का वोट कितना है। तो ऐसे में सभी पार्टियां जातियों के हिसाब से गुणा भाग करने में लग जाती है। कई बार खबरों के माध्यम से आप लोगों तक बात आती है कि ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, सम्राट चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सब क्यों होता है, क्यों ऐसे बनाए जाते हैं लोगों को? इन लोगों के पीछे भी, इन लोगों को पद देने के पीछे भी कहानी होती है वोट बैंक की। ये जिस जाति से आते हैं उस वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, तो उस जाति को साधने के लिए ऐसे लोगों को पद पर बिठाया जाता है ताकि किस जाति को किस तरह साध सके या उन पर सकारात्मक प्रभाव बना सके, और उसी के आधार पर इन लोगों का चयन भी होता है। और बिहार में जात पात की राजनीति कोई नई बात नहीं है। हालांकि कई पार्टियां इन दावों को सिरे से खारिज कर देती हैं, मगर ऐसा जमीनी तौर पर दिखता नहीं है और कहते हैं राजनीति में और जंग में सब कुछ जायज है। खैर, हम बात करते हैं भाजपा की। तो बिहार की राजनीति में भाजपा भी अब जातीय समीकरण के हिसाब से वोटों को साधने में लग चुकी है। अमित शाह का बार बार बिहार का दौरा होना, भाजपा के बड़े नेताओं का जमीनी स्तर पर अपना नेटवर्क पूरा स्ट्रॉन्ग करना, यह दर्शाता है कि भाजपा ने न सिर्फ 2024 के लिए बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी से जोर आजमाइश शुरू कर दी है। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, इस बार बिहार की राजनीति में भाजपा कई उतार चढ़ाव करने के मूड में दिख रही है। और इस बार 2024 के लोकसभा में भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। बावजूद इसके आपको सुन के आश्चर्य होगा कि लगभग आधा दर्जन, जी हां, आधा दर्जन सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। आपने ठीक सुना, भाजपा के आधा दर्जन सांसदों के इस बार टिकट वाकई में कटने वाले हैं। और हम जिन लोगों के टिकट कटेंगे उस पर बात भी करेंगे, या जिस पर भाजपा उलटफेर करने वाली है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीमांचल की सीटों पर, जिसमें भाजपा को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है जीत दर्ज करने के लिए। और ऐसा पिछले कुछ चुनावों के बाद देखने को मिला, चुनाव में भी देखने को मिला। सभी जानते हैं कि सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते यहां की सीट जीतना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहती है। और अब सीमांचल की सीटों पर भाजपा ने अपनी पैनी नजर अभी से बनानी शुरू कर दी है, और इसीलिए भाजपा इस बार प्लानिंग में है कि ऐसे चेहरों को मैदान में उतारेगी जो लंबी रेस के घोड़े साबित हों। भाजपा और आरएसएस के लिए सीमांचल का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमेशा से प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी की सघनता सबसे अधिक है और भाजपा अब तक इस क्षेत्र में ज्यादा पैठ बनाने में विफल रही है। अगर बात करें जनसंख्या की तो सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 70% है, पूर्णिया में 38%, कटिहार में 43% और अररिया में 42% से अधिक है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 105 मिलियन आबादी में मुस्लिम वोट केवल 16.5% है। और अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो बिहार में सीमांचल को महागठबंधन का गढ़ और बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से कमजोर इलाका माना जाता रहा है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव के बारे में राजनीति के पारा को समझने वालों के अनुसार इस बार चुनाव में भाजपा का डिजाइन बेहद सरल और स्पष्ट है। इस बार के चुनाव में सीमांचल में
हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना और ध्रुवीकरण करना, ये बीजेपी का इस बार चुनाव का मॉडल होने वाला है। बीजेपी इन मुद्दों पर काम कर रही है जिससे सीमांचल और अन्य जगहों पर मुसलमान की भावनाओं पर प्रहार करना और राज्य भर में हिंदू वोट हासिल करना, यही उनकी रणनीति दिख रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट अपने खाते में डलवा पाएं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब सम्राट चौधरी सीमांचल के दौरे पर थे तब उन्होंने गरीबी, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर घुसपैठ, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इस क्षेत्र में भुनाना शुरू कर दिया था। और इसमें न सिर्फ भाजपा बल्कि भाजपा की जो और संगठन के जो और लोग हैं जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन सभी का एक तरह से काम करना यह दिखाता है कि भाजपा यहां हिंदू वोटर को एकजुट करके चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी बात चेहरे पर आती है तो भाजपा के पास अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिसे सांसद के तौर पर भाजपा उतारे और सीमांचल में अपनी पैठ बरकरार बनाए। हालांकि सीमांचल में नए चेहरों को लेकर बातें हो रही हैं, खास करके अररिया, कटिहार और पूर्णिया सीट को लेकर। अगर बात करें कटिहार सीट की तो कटिहार में भाजपा ने शुरू से अपना सिक्का जमाया हुआ है। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें वर्तमान में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल, प्राणपुर की विधायक निशा सिंह का नाम सबसे ऊपर और चर्चा में चल रहा है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जमीनी पकड़ जनता के बीच में काफी स्ट्रांग है और जनता इन्हें पसंद भी करती है। वहीं पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में भाजपा नए चेहरों को लाने की फिराक में है। लेकिन आपका ध्यान थोड़ा इधर भी लूंगा। जदयू में जिस तरह से टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं इन दिनों, ऐसे में अंदरूनी बात यह भी निकल कर आ रही है कि जदयू के सिटिंग विधायकों का अगर टिकट कटा तो हो ना हो वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ पड़ेगी। और इसीलिए अभी भाजपा ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, खास करके अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा। भाई सीमांचल है, क्योंकि जिस तरह से तीसरे फ्रंट की आहट सीमांचल में दिख रही है, ऐसे में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, ओवैसी की AIMIM, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने मिलकर अगर तीसरा फ्रंट बना लिया तो फिर भाजपा के लिए सीमांचल की सीट जीतना मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए अभी से ही भाजपा ने क्षेत्रीय पार्टियों को भी अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया है। और यह अच्छा मौका है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कि भाजपा में शामिल हो, जीत जाए तो सीधा दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को सीमांचल में सीट गंवाने का भय दिख रहा है? तो जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को भाजपा अप्रोच कर रही है, ऐसे में तो यह कहना गलत नहीं होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हां, वाकई में भाजपा को सीमांचल में सीट गंवाने का भय दिख रहा है, जैसा हमने आपको अभी अपने विश्लेषण में बताया भी। क्योंकि भाजपा को मालूम है कि मुस्लिम समुदाय के वोट उन्हें कम पड़ते हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी अपने जून और जुलाई के सीमांचल विजिट से ही ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर चुके थे। और अब एकमात्र उपाय यही है कि भाजपा हिंदू वोटों को समेटे और एक मुश्त हिंदू वोट भाजपा के खाते में चली आए, तभी कुछ संभव सा लग रहा है। तो ये थी सीमांचल की बात। अब बात करते हैं सांसदों के सीट काटने को लेकर। तो आपको बता दें, अभी हाल ही में इसी मुद्दे पर अमित शाह के प्रेजेंस में दिल्ली में बैठक होती है। इस बैठक में सम्राट चौधरी, दिशु भाई, विनोद तावड़े या यूं कहें बिहार की एक पूरी कोर टीम दिल्ली में इस मीटिंग में मौजूद थी। और इस मीटिंग में अमित शाह ने वर्तमान में सभी सांसदों से राय मशवरा किया और बैठक में उन्होंने 20 से 25 साल तक के चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया, जो लंबे समय तक भाजपा को बिहार में सत्ता में बनाए रखेगी या ज्यादा लोकसभा सीटों की पकड़ बनाए रखेगी। इसके लिए संघ का और पार्टी का अलग अलग अपना अपना सर्वे भी हुआ और इन सर्वे के बाद ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 2019 में 17 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी और 100% सक्सेस रेट के साथ जीत दर्ज की, ठीक उसी तर्ज पर 2024 में 2019 वाला सक्सेस रेट को दोहराया जाए और इसमें भाजपा कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं दिख रही है।
तो ऐसे में जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है उनमें पहला नाम दरभंगा से है। दरभंगा से वर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इनके बारे में भाजपा को जो फीडबैक मिला है वो ये कि जमीनी तौर पर ये उतने स्ट्रांग नहीं है और ये हवाई नेता बनकर ही रह गए, क्योंकि भाजपा अभी तक 3 सर्वे करा चुकी है, जिसमें उनका खुद का इंटरनल सर्वे और जो थर्ड पार्टी सर्वे कराते हैं, ये पार्टी लोग जो कराते हैं, इन सब सर्वे के आकलन के बाद भी यही निकल कर आया कि दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का सीट कटना लगभग तय है। अब आते हैं दूसरे नाम पर। दूसरा नाम आता है पटना साहब से वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद जी का। हालांकि इनकी जगह उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा को टिकट देने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है ऋतुराज सिन्हा का पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को भाजपा के आला कमान काफी पसंद करते हैं। इनके स्ट्रेटजीज ने भाजपा को कई चुनाव में काफी फायदा पहुंचाया और यही वजह है कि ये सबके चहेते बन चुके हैं। और हो ना हो इन सांसदों के टिकट काटने को लेकर इनका ही कोई ना कोई रोल रहा हो, क्योंकि स्ट्रेटजीज तो ये बनाने में है। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो नाम है शिवहर सीट से रामा देवी का। बताया जा रहा है कि रामा देवी का भी टिकट इस बार कट जाएगा और शिवहर से भाजपा के लिए एक आरएसएस भी मैदान में उतरेंगे और हो सकता है कि वो राजपूत जाति से ही हो। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन नाम हमें पता है, बट फिर भी अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिवहर में राजपूतों का वोट सबसे अधिक है और वो भी निर्णायक वोट पड़ते हैं और निर्णायक भूमिका में यहाँ के वोट राजपूतों के पड़ते हैं और लास्ट में कभी भी पासा पलट सकते हैं। चौथा नाम आ रहा है छेदी पासवान जी का सासाराम सीट से, जहां इस बार सासाराम से छेदी पासवान का पत्ता साफ होने की पूरी संभावना है। इस सीट से भाजपा नए चेहरे को आजमाएगी, ऐसी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इनका भी इंटरनल फीडबैक बहुत अच्छा नहीं गया है। हालांकि इस सीट से ललन पासवान भी लगे हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले, वो जीत जाएं और वो सीधा दिल्ली कूच कर जाएं। अब बात करते हैं आरा लोकसभा सीट की। तो आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह का पत्ता भी कटने की उम्मीद है। हालांकि इनके नाम को लेकर भाजपा में कोई किंतु परंतु नहीं है, मगर आरके सिंह जिन बातों का शिकार हो रहे हैं वो है इनका परसेप्शन, और यही वजह है कि इनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। चूंकि यूपी और बिहार का ये बॉर्डर एरिया माना जाता है, तो यहां पर भाजपा किसी भोजपुरी स्टार को टिकट देने की बात कर रही है, और जिस भोजपुरी स्टार का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है भोजपुरी स्टार और स्टार कलाकार पवन सिंह का, जो आए दिन सुर्खियों में भी रहते हैं। आपने सुना होगा अक्षरा सिंह और पवन सिंह की बातें काफी चर्चा में रही और माना यह जा रहा है कि भाजपा शायद यहां से पवन सिंह को टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी। ये तो एक बात है, दूसरा चुनाव के अंतर को भी बड़ा करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका होने के कारण उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो वो फैक्टर भी शायद भोजपुरी स्टार के होने की वजह से भाजपा को मिल जाए और एक बड़े अंतर से भाजपा यहां सीट जीत जाए। बक्सर की बात करें तो बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट भी कटना लगभग तय माना जा रहा है। इनका कारण एज फैक्टर बताया जा रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यह भी इलाका है, तो यहां से भाजपा के गद्दावर नेता मनोज तिवारी को भाजपा चुनाव लड़वा सकती है, और ठीक उसी तरह जो फैक्टर पवन सिंह के लिए होगा वही फैक्टर यहां भी काम आएगा। यहां भी भाजपा उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में अपनी पैठ बनाना चाहती है और बड़ी जीत दर्ज करने की ऐसी स्ट्रेटजी इन्होंने अभी तक अपनाई है। आगे बदलाव हो सकता है करे, लेकिन अभी तक यही स्ट्रेटजी है। इसके अलावा भी, जी हां, इसके अलावा भी बातें हो रही हैं कि कम से कम 6 सांसदों का या तो टिकट कट जाएगा या उनके लोकसभा सीटों में बदलाव किए जा सकते हैं। इसको यहां, इसको वहां, इस तरह से कर सकती है। वहीं 13 नई सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ने का प्लान भी कर रही है, और जिसको लेकर वो ऐसे चेहरे की तलाश में है जो लंबी रेस के घोड़े साबित हों, ना कि सिर्फ 1 या 2 लोकसभा या विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रह जाए। और ऐसे में भाजपा को तलाश है ऐसे गद्दावर नेताओं की जिनका जुड़ाव डायरेक्ट जनता से हो और जो भाजपा के विजन को आगे बढ़ा सके। और इसलिए हमने आपको पहले भी कहा
कि भाजपा की मंशा न सिर्फ ये चुनाव जीतने की है, बल्कि 20-25 सालों तक के लिए बिहार में अपनी पैठ, अपनी जमीन वो तैयार कर ले और भाजपा को सोचना ना पड़े कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव बिहार में कैसे जीता जाए। इन सब विश्लेषणों में एक बात तो साफ है कि भाजपा आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर चुकी है। हालांकि सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में वो एक नए चेहरे की तलाश कर रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में उन चेहरों के ऊपर से पर्दा भी उठ जाए और वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। इस बात के लिए सभी सीमांचल वासियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट करके अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।